हाय गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचर, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। तो इन सब डेफिनेशंस को हम डिफाइन करने से पहले एक बार पीरियोडिक मोशन को समझ लेते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक मोशन से। पीरियोडिक मोशन इज अ मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स ओन मोशन आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड। कि पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जहां पर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ऑब्जेक्ट अपना ही मोशन को रिपीट करने लगता है। तो चलिए हम पीरियोडिक मोशन को एक पेंडुलम की हेल्प से समझ लेते हैं। तो गाइस यहाँ हमने एग्जांपल लिया सिंपल पेंडुलम का, और इस सिंपल पेंडुलम की हेल्प से हम समझेंगे पीरियोडिक मोशन को। तो गाइस होता क्या है कि एक रेस्ट पोजीशन है, ओके, ये बॉडी है या फिर एक पेंडुलम है, तो एक रेस्ट पोजीशन है और ये इक्विलिब्रियम में है। तो होता क्या है कि मैं इस पेंडुलम को यहाँ से मैंने इसको खींचा और यहाँ तक ले आई, और यहाँ तक लाने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया, तो होगा क्या, सब लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लाने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या होगा, ये पेंडुलम यहाँ से वहां तक जाएगा और फिर वापस वहां से यहाँ तक, और इसके बाद ये अपना मोशन रिपीट करने लगेगा। एक बार फिर से भी आप देख सकते हो कि रेस्ट पोजीशन से मैंने पेंडुलम को यहाँ तक खींचा और इसके बाद छोड़ दिया, तो पेंडुलम यहाँ से वहां तक जाएगा और फिर वापस वहां से यहाँ तक, और इसके बाद ये अपने मोशन को रिपीट करने लगेगा। तो अब सवाल ये बनता है कि हम ओसिलेशन कब कहते हैं। तो हम कह सकते हैं जब एक बॉडी अपनी रेस्ट पोजीशन, यहाँ से आप यहाँ देख सकते हो, अपनी रेस्ट पोजीशन से यहाँ पर इसका नेट फोर्स 0 रहेगा और ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इस रेस्ट पोजीशन से आगे पीछे मोशन करता है, ओसिलेट करता है, तो उस चीज को हम ओसिलेशन कहते हैं। तो अब क्योंकि ओसिलेशन आगे पीछे भी होता है और ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि पार्टिकल हमेशा अपनी मेन पोजीशन को क्रॉस करेगा, और जब भी ऐसा करेगा तो वहां हर जगह ओसिलेशन होगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये सिंपल पेंडुलम भी एग्जांपल हो गया ओसिलेशन का, क्योंकि ये अपनी मेन पोजीशन, इसकी मेन पोजीशन तो यही है ना, तो ये अपने आगे पीछे ओसिलेट कर रहा है, ओसिलेट करता रहेगा, आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, आगे पीछे, इस तरह से ओसिलेट करता रहेगा, और ये फिर ओसिलेशन की कैटेगरी में आ जाता है। तो इस तरह से ये ओसिलेट करता है और तब जाकर हम इसको ओसिलेशन की कैटेगरी में लेकर आते हैं। तो फिर ये एग्जाम्पल हो गया ओसिलेशन का। तो वैसे ये एग्जाम्पल पीरियोडिक मोशन का भी है, क्योंकि जो ओसिलेशन है वो एक स्पेशल कैटेगरी है पीरियोडिक मोशन की। तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर ये ओसिलेशन का एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम, तो ऑब्वियसली ये पीरियोडिक मोशन का भी एग्जाम्पल होगा। तो आई होप गाइज आपको पीरियोडिक मोशन का जो भी मैटर था ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद ओसिलेशन का एक स्पेशल कैटेगरी होता है, ओसिलेशन का एक स्पेशल कैटेगरी होता है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, जिसका आप एक अच्छा सा एग्जांपल यहाँ देख सकते हो। ओके, तो ये स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल लेके हम एसएचएम को अच्छे से समझ सकते हैं। तो होता क्या है कि स्प्रिंग का मैंने एक सिरा तो है उसको मैंने फिक्स कर दिया, ये हम एज्यूम कर सकते हैं कि वॉल है और मैंने स्प्रिंग का एक सिरा यहाँ पर फिक्स कर दिया और दूसरे को एक ब्लॉक के साथ टाई अप कर दिया। ओके, तो फिर ये ब्लॉक है, यहाँ पर इसका नेट फोर्स तो लगेगा नहीं। तो फिर हम एसएचएम को समझने के लिए करते क्या है, इस ब्लॉक को मैं क्या करती हूँ, मैंने इसको थोड़ा सा खींचा, माना ये ब्लॉक इस टाइम यहाँ पर आ गया किसी टाइम पर। ओके, वो टाइम हमें मैटर नहीं करता कि हमें क्या करना है, हमें एसएचएम को समझना है। तो मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को खींचा, जैसे उस तरह मैंने पेंडुलम को खींचकर छोड़ा था, वैसे ही स्प्रिंग वाले एग्जाम्पल में मैं क्या कर रही हूँ, ब्लॉक को, मतलब एक सिरा तो इसका फिक्स है, वो कभी नहीं हिलने वाला, तो दूसरे के साथ मैंने टाई अप किया ब्लॉक को। तो किया मैंने क्या, इस ब्लॉक को यहाँ तक खींचा, यहाँ तक खींचने के बाद ये अपनी मेन पोजीशन से पार्टिकल यहाँ आ गया, मतलब स्प्रिंग इतना लंबा हो गया, मतलब स्प्रिंग को हम ऐसा कह सकते हैं कि स्प्रिंग इतना हो गया होगा, हमने एज्यूम कर लिया, डन। तो फिर क्या होता है, यहाँ तक लाने के बाद मैं इसको फिर से छोड़ देती हूँ, तो होगा क्या कि ये जो ब्लॉक है अपनी मेन पोजीशन को क्रॉस करते हुए हमने मान लिया कि यहाँ तक पहुंच गया। तो अब हुआ क्या कि ये स्प्रिंग क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, इस तरह से हो गया, ब्लॉक समेत ये स्प्रिंग यहाँ पर आ गया। तो हुआ क्या, मैंने ब्लॉक को यहाँ तक खींचा, तब तक ये पूरा खुल चुका था, मतलब ओपन हो चुका था स्प्रिंग। तो हुआ क्या, फिर मैंने इसको छोड़ दिया, तो ये स्प्रिंग क्या हो गया, कंप्रेस हो गया और ब्लॉक यहाँ पर आ गया। और इसके बाद क्या होगा, ये फिर से अपनी मेन पोजीशन को क्रॉस करते हुए उसी पोजीशन पर पहुंचेगा जहां से मैंने इसको खींचकर
छोड़ा था। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया पीरियोडिक मोशन का, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, फिर से ये वही मोशन को रिपीट करने लगेगा कि मैंने इसको छोड़ा, यहाँ तक आया और फिर वापस अपनी मेन पोजीशन को क्रॉस करते यहाँ पर आ गया और फिर वापस जाएगा, वापस आएगा। तो इस तरह से अपनी मोशन को ये रिपीट करने लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि फिर एक एग्जाम्पल हो गया पीरियोडिक मोशन का। और गाइज, अब तक हमने इस वीडियो में जो भी पढ़ा है इनको हम कई सालों से पढ़ते भी आ रहे हैं। अब क्योंकि इस वीडियो में एक कंडीशन है और वो है रेक्टिलिनियर मोशन, तो फिर हम आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में रेक्टिलिनियर मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक नेचर ऑफ एसएचएम और फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, इन सबको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं नेचर ऑफ एसएचएम। नेचर ऑफ एसएचएम इट मीन्स सरल आवर्त गति की प्रकृति। तो ये इक्वेशन हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था कि एट ए डिस्टेंस, मतलब पार्टिकल का डिस्टेंस है x फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट O, जो वेलोसिटी है उसका इक्वेशन ये है v स्क्वायर इक्वल म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर वेलोसिटी v इक्वल प्लस माइनस अंडरूट म्यू अंडरूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ये आप डायग्राम देखिएगा, प्रीवियस वीडियो में भी आपने अच्छे से देखा होगा और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि a डैश a ये कोई p पॉइंट है और ये o फिक्स्ड पॉइंट है। ये o से p जो डिस्टेंस है वो x है, a डैश o की डिस्टेंस है वो a है और o a की डिस्टेंस है वो भी a है। और एट पॉइंट ए वेलोसिटी 0 है, हम प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, और टाइम 0 है, वेलोसिटी 0 और x इक्वल a है एट पॉइंट ए। तो x क्या है, पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर O या फिर सेंटर ऑफ फोर्स। तो गाइज, आपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से देखा होगा इन प्लस माइनस का मतलब कि हमने दो केस बनाए थे कि जब पार्टिकल A से O की ओर आता है, A से O की ओर आता है, तब क्या होता है, डिस्टेंस जो है x वो डिक्रीज होने लगता है। डिक्रीज होने का मतलब है कि x क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का मतलब है कि वेलोसिटी की पूरी वैल्यू किस में आ जाएगी, नेगेटिव में। और प्लस कब होता था, जब पार्टिकल O से A की तरफ जाता था, O से A की तरफ जाता था, तब क्या होता था, डिस्टेंस पॉजिटिव होने लगता था, डिस्टेंस बढ़ने लगता था, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव। तो डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब ये था कि वेलोसिटी भी पूरा यहाँ पॉजिटिव हो गई है। तो ये प्लस माइनस यहाँ नेचर ऑफ एसएचएम में काम नहीं करेगा। नेचर ऑफ एसएचएम इट मीन्स मतलब अंडर एसएचएम जो पार्टिकल का मोशन है उसका नेचर कैसा है, ये चीज हमें देखनी है एक्चुअल में। तो ये यहाँ पर प्लस माइनस को आपको ध्यान में नहीं रखना, ये सिर्फ यही था कि अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, मतलब नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी की पूरी वैल्यू नेगेटिव। एक्स अगर बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में नहीं रखनी है। तो इस चीज को ध्यान में ना रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं इस डायग्राम में कि पार्टिकल जो A से O की ओर अपनी गति प्रारंभ करता है, चलना शुरू करता है। एट पॉइंट A हम देखेंगे उसका एक्सेलेरेशन, उसका वेलोसिटी एट पॉइंट A, टाइम t इक्वल 0, वेलोसिटी 0 और x इक्वल a है। और हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था जो f था माइनस म्यू एक्स था, माइनस म्यू एक्स एक्सेलेरेशन जो था वो माइनस म्यू एक्स के इक्वल था। तो अब यहाँ एक्सेलेरेशन को मैंने डिनोट किया f से, क्योंकि कई बुक्स में a से डिनोट किया, कई बुक में f से डिनोट किया और कई बुक में किसी से भी डिनोट नहीं किया। तो अभी किसी का कमेंट बॉक्स में ये वाला कमेंट नहीं आना चाहिए कि मैम आपने वीडियो में f से क्यों डिनोट किया, ए से क्यों नहीं किया। तो वो आपकी मर्जी, आप ए से भी कर सकते हो, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो हम जो अपना मेन है वो ये देख रहे हैं कि पॉइंट ए पर टाइम 0 है, वेलोसिटी 0 है, एक्स इक्वल ए है, देन जो एक्सेलेरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू ए। और ये सब क्या है, पॉइंट ए पर। तो वेलोसिटी v इक्वल 0 एट पॉइंट ए जो मिनिमम है, मतलब एट पॉइंट ए वेलोसिटी है मिनिमम, एट पॉइंट ए वेलोसिटी है मिनिमम। लेकिन एक्सेलेरेशन माइनस म्यू ए नेगेटिव है, बट मैक्सिमम कब होता है, जब अगर हम इसका रिजल्टेंट देखें, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें तो उसमें तो ये मैक्सिमम है और इसका डायरेक्शन है टूवर्ड्स ओ एक्सेलेरेशन का। तो फिर हम कह सकते हैं कि पार्टिकल ए से ओ की ओर चलना शुरू करता है विद 0 वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, और जो एक्सेलेरेशन है वो मैक्सिमम है इन मैग्नीट्यूड। तो फिर होता क्या है, ए से ओ की तरफ जाता है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, मिनिमम है,
वेलोसिटी मिनिमम है, यहाँ से चलने लगेगा, ओ तक पहुंचेगा, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। जैसे ही ओ पॉइंट पर पहुंचेगा, यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x इक्वल 0 हो जाएगा ना, तो डिस्टेंस बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। जितना पार्टिकल ओ की ओर जाएगा डिस्टेंस उतना कम और पॉइंट ओ पर जाते ही डिस्टेंस हो जाएगा 0। तो डिस्टेंस अगर 0 हो जाता है पॉइंट ए पर, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस म्यू एक्स होता है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। तो इट मीन्स एक्सेलरेशन जो मैक्स था इन मैग्नीट्यूड वो पॉइंट ओ पर जाते जाते कम होता जाता है और पॉइंट ओ पर जाते ही 0 हो जाता है, डिस्टेंस 0 हो जाता है। बिकॉज अब क्योंकि वेलोसिटी में क्या फर्क आने वाला है, एट पॉइंट ए बिल्कुल मिनिमम वैल्यू थी, तो धीरे धीरे पार्टिकल चलेगा, वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा और एट पॉइंट ए वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू दिखाएगा। तो हम कहाँ से देख सकते हैं, हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको प्लस माइनस ध्यान में नहीं रखना, मैंने पहले ही ये चीज आपको बता दी है। तो होगा क्या, v इक्वल अंडर म्यू अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज x इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल अंडर म्यू ए, और जो कि मैक्सिमम वैल्यू है वेलोसिटी की एट पॉइंट ओ। तो फिर पार्टिकल का क्या हुआ, पार्टिकल ओ पॉइंट पर पहुंच गया और इस मैक्सिमम वेलोसिटी के कारण जो पॉइंट ओ पर पार्टिकल किया है, इस मैक्सिमम वेलोसिटी के कारण पार्टिकल ओ से ए डैश की ओर चलना शुरू कर देगा। तो ओ से ए डैश की ओर चलेगा, जैसे ये ओ पॉइंट को छोड़ेगा वैसे ही जो वो डिस्टेंस वाला, जो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो एक्सेलरेशन था वो शुरू हो जाएगा टुवर्ड्स ओ। मतलब पार्टिकल तो इधर की ओर मूव करेगा, लेकिन उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कहाँ, किस ओर होगा, पॉइंट ओ की ओर। मतलब बिकॉज ऑफ ऑपोजिट एक्सेलरेशन जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी एंड एट पॉइंट ए डैश वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो एट पॉइंट ए डैश वेलोसिटी 0 हो जाएगी एंड डिस्टेंस जो है इस बार पॉजिटिव है क्योंकि पार्टिकल ओ से उतना ही दूर आ रहा है, मतलब डिस्टेंस पॉजिटिव, और यहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्स हो जाएगा और वो होगा म्यू ए। अब क्योंकि इतनी देर में एक्सेलरेशन को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाई, तो ये वही था एट डिस्टेंस एक्स, पार्टिकल का जो डिस्टेंस एक्स है फ्रॉम सेंटर उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जो एक्सेलरेशन होता है वो टुवर्ड्स ओ लगेगा, बिकॉज ऑफ ऑपोजिट एक्सेलरेशन वेलोसिटी 0 होने लगेगा एंड एट पॉइंट ए डैश वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो अभी पार्टिकल ए डैश पर पहुंच गया, तो होगा क्या, पार्टिकल फिर से ए डैश से ओ की ओर जाएगा और इस बार सेम वैसा ही मोशन करेगा जैसे पार्टिकल ए से ओ की ओर आ रहा था। तो पार्टिकल ए डैश से ओ, फिर ओ से ए, तो इस तरह पार्टिकल ए और ए डैश के बीच में मोशन करने लगता है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। तो इस तरह अपने मोशन को रिपीट करने लगता है। इट मीन्स ओसिलेट करता है ए से ए डैश के बीच में और ए डैश से ए के बीच में। तो फिर यहाँ हम सिंपली कह सकते हैं कि पार्टिकल गोज ऑन ओसिलेटिंग बिटवीन ए एंड ए डैश, द टू पोजिशन ऑफ मोमेंट्री रेस्ट एंड द नेचर ऑफ मोशन इज ओसिलेटरी। कि पार्टिकल ओसिलेट करता है ए और ए डैश और ए के बीच में। तो जो पार्टिकल का मोशन है उसका जो नेचर है अंडर एसएचएम वो है ओसिलेटरी मोशन। तो ये चीज हमने देखी इस वीडियो में, नेचर ऑफ मोशन। तो जैसे कि हमने नेचर ऑफ मोशन को कंसिडर कर लिया है, तो अभी हम देखेंगे एम्पलीट्यूड। तो गाइज यहाँ एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम का आयाम। तो यहाँ एम्पलीट्यूड को समझना काफी इजी रहता है कि आप ऐसा समझ सकते हो कि एम्पलीट्यूड इट मीन्स कोई पार्टिकल है और वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, गति कर रहा है। तो रेस्ट स्टेट इट मीन्स विरामावस्था से फिक्स्ड पॉइंट तक की जो दूरी है उसको हम बोल देते हैं एम्पलीट्यूड। ये भाई पार्टिकल का एम्पलीट्यूड हो गया। या फिर आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन रेस्ट स्टेट और फिक्स्ड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन रेस्ट स्टेट एंड फिक्स्ड पॉइंट जो डिस्टेंस है वो ही एम्पलीट्यूड है। इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड ओ जो डिस्टेंस है वही एम्पलीट्यूड है। और यहाँ से आप देख भी सकते हो द डिस्टेंस ओ ए इक्वल ओ ए डैश इक्वल ए इज कॉल्ड its amplitude. The acceleration will be maximum at the extreme point A and A dash. इतनी देर हम नेचर ऑफ एसएचएम में पढ़ कर आ रहे हैं कि एक्सट्रीम पॉइंट जो चरम बिंदु है, तो A और A डैश इसके एक्सट्रीम पॉइंट है और वहां पर जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम रहता है कि A पॉइंट पर उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम रहता है और A डैश पर तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता ही है। तो अभी एम्पलीट्यूड क्या हो गया, x इक्वल ए हो गया और उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो इसीलिए मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर दिया और इजीली आप यहाँ से देख सकते हो कि जो ए डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस बिटवीन रेस्ट स्टेट एंड फिक्स्ड पॉइंट या सेंटर ऑफ फोर्स है, वो इसका एम्पलीट्यूड होता है और इसको समझना काफी इजी रहता है और आप समझ गए होंगे। तो अभी हम देखेंगे कि पीरियोडिक मोशन में टाइम पीरियड क्या होता है, पीरियड ऑफ एसएचएम क्या होता है। पीरियड ऑफ एसएचएम इट मीन्स एसएचएम का आवर्तकाल।
मतलब जितने टाइम बाद या जितने टाइम ऑफ पीरियड बाद ये अपना ही मोशन को रिपीट करेगा उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड। तो ये जितना भी मैंने यहाँ पर लिखा है ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। चलो मैं एक बार रीड कर ही देती हूँ। द फिक्स्ड इंटरवल आफ्टर विच द पार्टिकल ऑक्यूपाइज द सेम पोजिशन एंड मूव्स इन द डायरेक्शन विथ सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ मोशन एंड द मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक। तो इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत ही इजी सा एक डेफिनेशन आता है जो मैं बता भी चुकी हूँ। द टाइम टेकन टू मेक वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ SHM। तो आप अगर यहाँ देखें डायग्राम में अगर आप पीरियड ऑफ SHM समझना चाहें तो देखो कैसे समझ सकते हैं कि पार्टिकल यहाँ रेस्ट स्टेट से चलना शुरू करता है। पार्टिकल A से O की ओर गया, फिर O से A' की ओर, फिर A' से O और O से A की ओर, इस तरह से मूव करता है। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल A से A' मतलब यहाँ से वहां और वहां से यहाँ तक अगर पार्टिकल मोशन करता है, चलता है, तो इसमें जो टाइम लगा वो टाइम हो गया टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं T से। तो मतलब A से A' और A' से वापस A तक पहुंचने में जितना टाइम लगा वो हो गया पीरियड ऑफ SHM। और पीरियड ऑफ SHM को हम डिनोट करते हैं गाइस कैपिटल T से। तो गाइज अब हम टाइम पीरियड को कैलकुलेट करेंगे, हम पीरियड ऑफ SHM को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो ये वाली इक्वेशन हम प्रीवियस वीडियो में एक बार पढ़ चुके हैं और अगेन हम रिवाइज करेंगे। देखो, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्स एट एनी टाइम t इज गिवन बाय, जो इक्वेशन थी वो क्या थी, x इक्वल a साइन अंडर म्यू टी, और दूसरा था x इक्वल a कोस अंडर म्यू टी। तो उस कोस वाली इक्वेशन का यूज क्यों नहीं हुआ वो मैं आपको आगे बताऊंगी, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। और इसी इक्वेशन का यूज क्यों हुआ वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, और दोनों को एक साथ बताऊंगी, तो थोड़ा सा वेट। तो गाइस हमने एक चीज को लेट कर लिया T1 की A से O तक जाने में जो टाइम लगता है वो हमने लेट कर लिया T1 कि T इक्वल अगर T1 हो, और ये T1 टाइम कौन सा है, A पॉइंट से O पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगता है वो हमने लेट कर लिया T1। तो अब क्योंकि पार्टिकल A पॉइंट से चलना शुरू करता है तो वहां x इक्वल टू क्या रहता है, A रहता है, और t इक्वल टू T1। तो x इक्वल टू A और t इक्वल T1 हम पुट करेंगे x इक्वल A साइन अंडर म्यू टी। तो वहां मैंने पुट किया A इक्वल A साइन अंडर म्यू टी, 1 इक्वल साइन अंडर म्यू टी, फिर ये हो जाएगा साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा इक्वल अंडर म्यू टी। फिर ये साइन इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 साइन 90 इक्वल अंडर म्यू टी। तो ये हो गया पाई बाय 2 इक्वल अंडर म्यू टी, एंड फाइनली टी इक्वल क्या आ गया हमारे पास, पाई अपॉन 2 अंडर म्यू। तो हुआ क्या, टाइम मेरे पास क्या आया, पाई अपॉन 2 अंडर म्यू। लेकिन ये टाइम कितना आया, A से O तक चलने में, सिर्फ हमने लेट क्या किया था टाइम, मतलब ये टाइम जो है ये T1 है, सॉरी यहाँ पर मुझे T1 पुट करना चाहिए था। T1 टाइम है, हम लेट करके चले और सबके सामने मैंने लेट किया, तो T1 टाइम है, और T1 हमारे पास आया पाई अपॉन 2 अंडर म्यू। अब क्योंकि T1 टाइम सिर्फ A से O तक पहुंचने में लगता है, लेकिन यहाँ पर 4 बार हम मोशन करते हैं, A से O की ओर, फिर O से A' 2 बार, फिर A' से O 3 बार, फिर O से A, मतलब अपनी सेम पोजीशन पर पहुंचने के लिए पार्टिकल 4 बार मोशन करता है, 4 पार्ट्स बनते हैं इसके। तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू T1, जहां भी हमें कंप्लीट टोटल टाइम पीरियड चाहिए फ्रॉम A टू A' एंड A' बैक टू A, तो वो हो जाएगा 4 इंटू T1 की, मतलब A से O तक तो T1 ही टाइम था, फिर O से A' जाएगा तो फिर 2 T1, फिर A' से O फिर 3 बार, फिर O से A सेम पोजीशन पर पहुंच रहा है तो 4 इंटू T1, तो 4 इंटू पाई अपॉन 2 अंडर म्यू। तो T इक्वल क्या आ गया हमारे पास, 2 पाई अपॉन अंडर म्यू सेकेंड। तो अभी बात ये आती है कि हमने कोस वाली का यूज क्यों नहीं किया। तो कोस वाली इक्वेशन क्या थी, कोस वाली इक्वेशन थी x इक्वल A कोस अंडर म्यू टी। तो हम क्या करते, हम इस इक्वेशन में A पुट करते तो सिमिलर क्या आता, 1 इक्वल कोस अंडर म्यू टी, फिर कोस इनवर्स 1 इक्वल अंडर म्यू टी। तो कोस इनवर्स 1 क्या होता, 0 हो जाता, तो वहां तो टाइम 0 हो जाता। तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि पार्टिकल मोशन करके पार्टिकल कहीं जा रहा है, मोशन मतलब पॉइंट O की ओर जा रहा है, मतलब A और A' के बीच में पार्टिकल मोशन कर रहा है और उसका टाइम 0 लग रहा है, ये तो हो नहीं सकता। मतलब अगर ये पेन यहां से वहां भी गया तो टाइम लगा, तो टाइम तो लगेगा, और टाइम 0 तो कभी हो नहीं सकता। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, हम कोस वाली इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते, और हम सिर्फ यूज करेंगे साइन वाली इक्वेशन का, और उसको यूज करते हमें जो टाइम पीरियड मिला, हमें जो पीरियड ऑफ SHM मिला वो है
2 पाई अपॉन √μ सेकेंड। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये जो पीरियड ऑफ एसएचएम है t इक्वल 2 पाई अपॉन √μ सेकेंड, ये हमें बताता है कि जो पीरियड ऑफ एसएचएम है, जो टाइम पीरियड है, वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता, वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। तो ये चीज हमें पता लग गई, तो हमने पीरियड ऑफ मोशन को समझ लिया, आई मीन टाइम पीरियड। और फिर होता क्या है, टाइम पीरियड के साथ एक ऐसा वर्ड एसोसिएट होता है और वो है फ्रीक्वेंसी, जिसे हम डिनोट करते हैं एन से, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो अभी आप फ्रीक्वेंसी देखिएगा, एक बार घूमने में जितना समय लगा या फिर एक पीरियड को कंप्लीट करने में जितना समय लगा, उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ एसएचएम या फिर टाइम पीरियड। और 1 सेकंड में जितना बार ये अपने मोशन को रिपीट करेगा, उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। या फिर हम कह सकते हैं कि वो अपने मोशन का जितना पीरियड खत्म करेगा, उस 1 सेकंड में भी, 1 सेकंड में पार्टिकल अपने मोशन का जितना पीरियड खत्म करेगा, उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी एन। तो आप यहाँ से एक बार पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी मैंने यही बोला कि 1 सेकेंड में जितना बार पार्टिकल अपने मोशन को रिपीट करेगा, उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स इफ एन इज द फ्रीक्वेंसी एंड टी बी द पीरियोडिक टाइम, देन हम क्या समझते हैं। तो फिर अगर हम फ्रीक्वेंसी को एक डायग्राम की हेल्प से समझना चाहें, तो देखो कैसे समझ सकते हैं कि टाइम पीरियड की फ्रीक्वेंसी से पहले हमें टाइम पीरियड देखना होगा, क्योंकि 1 सेकंड में जितना पार्टिकल जितनी बार अपने मोशन को खत्म करेगा या रिपीट करेगा, तो उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो क्या होता है कि अगर पार्टिकल ए से ए डैश और ए डैश से ओ, मतलब अपना कंप्लीट टाइम पीरियड, कंप्लीट ऑसिलेशन, मतलब जो उसका टाइम पीरियड है वो करने में 0.1 सेकेंड लगाता है, मतलब पार्टिकल ए से चलकर ए डैश और ए डैश से वापस ए तक पहुंचने में जो टाइम लगता है 0.1, इट मीन्स जो पीरियड ऑफ एसएचएम है वो है हमारा 0.1। तो बात ये आती है, सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो 1 सेकेंड में कितना फ्रीक्वेंसी होगा, तो ऑब्वियसली 10 बार हो जाएगा। कि हम कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में पार्टिकल अपने पीरियड को 10 बार खत्म कर लेगा, कि एक बार में 0.1 सेकेंड लग रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना मोशन कर लेगा, कितना पीरियड खत्म कर लेगा, 10 बार। 10 बार पार्टिकल इनके बीच में ऑसिलेट कर लेगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा इसका, 10। यूनिट की बात हम बाद में करेंगे। तो गाइज n इक्वल 10 इसका न्यूमेरिक वैल्यू होगा। तो n इक्वल 10, फ्रीक्वेंसी इक्वल 10 इसका न्यूमेरिक वैल्यू होगा। तो फिर हम दूसरा एग्जांपल ये मान लेते हैं कि इस बार इसका जो टाइम पीरियड है, इस बार इसका मोशन 1 सेकंड में एक ही बार हो रहा है, मतलब ए से ए डैश और बैक टू ए डैश से ए तक आने में जो पीरियड ऑफ एसएचएम है वो 1 सेकंड लग रहा है। तो 1 सेकंड में कितनी बार इसने मोशन को रिपीट किया, सिर्फ एक बार, कि 1 सेकंड में अपना एक ही बार रिपीट कर पाता है, एक ही बार मोशन कर पाता है। तो इसका फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगा, 1। तो इसका 1 न्यूमेरिक वैल्यू होगा। तो गाइज अगर हम टी और एन, इट मीन्स टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को आपस में इंटर रिलेट करते हैं, तो आप देखिएगा। तो अब क्योंकि 1 वाला एग्जांपल मैंने अभी लिया कि टाइम पीरियड अगर 1 सेकंड लग रहा है, ए से ए डैश से ए तक पहुंचने में 1 सेकंड लग रहा है, तो सिर्फ एक ही बार मोशन हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी हम फ्रीक्वेंसी की यूनिट की बात नहीं करने वाले। और फिर हम देखें कि 1/2 सेकेंड या फिर 0.5 सेकेंड में, इट मीन्स ए से ए डैश से ए तक पहुंचने में जो टाइम पीरियड लग रहा है वो 0.5 सेकेंड लग रहा है। तो 0.5 सेकेंड लग रहा है और एक बार में लग रहा है, मतलब एक बार मोशन इसका कंप्लीट होता है, इसका टाइम पीरियड है वो 0.5 है। तो ये 2 बार रिपीट कर लेगा 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में इसका जो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब 1 सेकेंड में जो टाइम पीरियड वो कितनी बार कंप्लीट करेगा, कितनी बार मोशन को रिपीट करेगा, 2 बार। तो 2 इसका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब सिमिलरली 1/3 सेकेंड में क्या होगा, 1/3 सेकेंड में क्या होने वाला है कि फ्रीक्वेंसी 3 बार, मतलब जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 3 हो जाएगी। मतलब कि ए से ए डैश एक बारी में 1/3 सेकेंड, फिर दूसरी बारी में 1/3 सेकेंड और तीसरी बारी में 1/3 सेकेंड। तो इनको ऐड करके जो 1 सेकेंड बनता है, तो उसमें कितनी बार अपने मोशन को रिपीट करता है, 3 बार। तो 3 इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो इसका इंटर रिलेशन क्या बनेगा, तो फिर यहाँ से आप इंटर रिलेट कर सकते हो क्लियरली कि टी और एन, इट मीन्स टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन होगा वो हम कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो होगा वो ये होगा 1/टाइम पीरियड।
और यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो n इक्वल 1/t, फ्रीक्वेंसी इक्वल 1/टाइम पीरियड। और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो कि टाइम पीरियड इक्वल 1/n। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी और पीरियड ऑफ SHM एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो अभी हमें एक इंटर रिलेशन मिल गया फ्रीक्वेंसी और पीरियड ऑफ SHM के बीच में, वो है n इक्वल 1/t, जिसकी हमें नीड थी। और साथ ही साथ t इक्वल 1/n भी होता है। n और t एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और यहाँ से मैंने t की वैल्यू अगर पुट कर दी तो n इक्वल फ्रीक्वेंसी मुझे ये मिल जाता है √μ/2π। तो अभी अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, उसकी यूनिट की बात करें तो टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो n इक्वल क्या होता है 1/t, इट मीन सेकेंड इनवर्स। तो इस सेकेंड इनवर्स क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी का यूनिट। लेकिन हम फ्रीक्वेंसी को सेकेंड इनवर्स तो नहीं लिखते हैं, तो फिर इसी सेकेंड इनवर्स को एक नेम दिया गया और वो है हर्ट्ज, HERTZ। और इसका फुल फॉर्म है HERTZ, लेकिन इन शॉर्ट हम लिखते हैं HZ। और इसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हो HERTZ। कि टाइम पीरियड का जो यूनिट है वो सेकेंड है और फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। लेकिन ऐसा तो हम नहीं लिखते हैं, तो फिर इसी सेकेंड इनवर्स को हम चेंज करते हैं। हमें एक नेम दिया गया और वो है हर्ट्ज, और जिसका शॉर्ट फॉर्म है HZ। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या रहेगा, HZ, हर्ट्ज। तो गाइज इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया नेचर, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, SHM के लगभग सभी बेसिक को हमने कंप्लीट कर लिया। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम इन पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनते हैं तो उनको हम सॉल्व करेंगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ।